बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम फॉर्म्स ऑफ डीएनए, टाइप्स ऑफ डीएनए वगैरह को डिस्कस करेंगे, डीनेचुरेशन और डीआरएनए को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं जी फॉर्म्स ऑफ डीएनए। ठीक है, 6 फॉर्म्स होती हैं डीएनए की। ठीक है, इसमें से आपने याद रखनी है कि जो ए है, ए टू ई, और आपके पास जो है वो जी होती हैं फॉर्म्स, ये होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो ए बी और जेड फॉर्म है ये आपके पास इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपके पास बी वाली में जो है वो कितने 10 बेस पेयर हैं पर टन। ए वाले में आपके पास 11 है, और जो जी वाला है इसको जी जिगजैग से निकला तो इसके 12 हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपको पता है टाइप्स। अब डिफरेंट टाइप्स होती हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की। सबसे पहले होता है कि बैंड स्ट्रक्चर का प्रोड्यूस होता है। बैंड स्ट्रक्चर जो है वो कोई एब्नॉर्मल कंडीशन के मिसपेयरिंग हो जाए उसके अंदर प्रोड्यूस होगा। उसके अलावा आपको बताना चाहिए कि जो ए ट्रैक्ट होता है, एडेनिन का ट्रैक होता है, वो कहते हैं कि अदर बेसिस जो है वो रिप्लेस कर देती हैं, और हेलिक्स कोलैप्स भी होता है माइनर ग्रूव्स के अंदर। और इसकी कॉज क्या होती है कि अगर आप कोई एंटी ट्यूमर ड्रग दें वो इसकी कॉज में आ जाती है। उसके बाद अब आपके पास है ट्रिपल हेलिक्स। ट्रिपल हेलिक्स ट्रिपल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर तब बनेगा कि अगर एक और बॉन्ड की फॉर्मेशन हो, वन मोर बॉन्ड। जैसे देखें थायामीन, एडेनिन, थायामीन, वैसे होता है एडेनिन थायामीन, लेकिन अभी थायामीन एक और लग गया तो एक और बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है वो ये जो ट्रिपल हेलिक्स है ये आपके पास जो है लेस स्टेबल होता है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन जो है वो बढ़ जाती है, इसलिए जो है अनस्टेबल है। उसके बाद आते हैं आप फोर्थ स्टैंडर्ड पे। फोर्थ स्टैंडर्ड पे आपने याद रखना कि 4 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, 4 स्ट्रैंड्स। ठीक है, और मोस्टली उनके अंदर गुआनीन प्रेजेंट होता है, इसलिए आप जो है इसको जी क्वार्टेट्स कहते हैं, जी क्वार्टेट्स। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हों अगर, ठीक है, ये तो पैरेलल थे ना 4 स्ट्रैंड्स, अगर एंटी पैरेलल हो तो ये जी टेट्राफ्लेक्सिस कहलाता है। और इस डी टेट्राफ्लेक्सिस की एचआईवी की ट्रीटमेंट और इम्यूनोग्लोबिन जीन में कम्बिनेशन में इसका रोल है। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर ऑफ जीन है, मतलब जो जीन का स्ट्रक्चर है वो आप किस में रिप्रेजेंट करते हैं, बेस पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपने याद। उसके अलावा कंट्रोल लेंथ आपको पता होनी चाहिए कि जो टोटल लेंथ ऑफ डीएनए होती है एक जीनोम के अंदर, उसको आप कंट्रोल लेंथ के जरिए जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, कंट्रोल लेंथ। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन की जो है ये 2 मीटर होती है। उसके बाद आती है डीनेचुरेशन, इसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डीनेचुरेशन को। डीनेचुरेशन में आपने याद रखना कि अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए पीएच के बढ़ने से और टेम्परेचर के बढ़ने से भी हो जाता है डीनेचुरेशन। ठीक है, उसके अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिन और पायरिमिडीन अगर ज़्यादा हो जाए तो इससे हाइपरक्रोमेसी होती है। ठीक है, हाइपर क्रोमेटिसिटी होती है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि टीएम क्या है, मतलब कि मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर आपने याद रखना है कि वो टेम्परेचर जिस पे हाफ ऑफ दी जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है हेलिकल वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, उसको आप जो है वो उस टेम्परेचर को आप क्या कहते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। और जीसी में हमने कहा था कि 3 जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और एटी में जो है वो हमने कहा कि 2 होते हैं, तो जीसी ज़्यादा स्टेबल हुआ। ठीक है, स्टेबल होने की वजह से जो है इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो आपके पास कितना आएगा, वो ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू 80 के। और उसके बाद आपके पास है रीनेचुरेशन। रीनेचुरेशन क्या है कि रीनेचुरेशन है कि अगेन फॉर्मेशन हो जाए, अल्फा हेलिक्स की दोबारा जो है वो स्ट्रैंड जुड़े हैं और अल्फा हेलिक्स की फॉर्मेशन हो जाए। अब एक बात रह गई थी कि मेल्टिंग टेम्परेचर के अंदर कि जो फॉर्माडाइड है, फॉर्मामाइड, इसका आपने याद रखने के लिए डिस्टेबलाइज कर देगा आपके एच बॉन्ड्स को, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर, इसको ये कम कर देगा। ठीक है, तो ये आपका सारा डीएनए कंप्लीट हो गया। अब हम आरएनए की तरफ चलते हैं। ओके, आरएनए की सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो है वो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो डीऑक्सीराइबोस है, ये राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इसमें जो है वो राइबो शुगर है पहली बात। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो यूरासील होता है एज़ कम्पेयर टू थायामीन। ठीक है, उसके अलावा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये कुछ कंडीशन में
जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है वायरस की कंडीशन में। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि चारगफ रूल ये आपको ओबे नहीं करता क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एल्कली हाइड्रोलाइसिस के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सस्केप्टेबल होता है, मतलब इसकी हाइड्रोलाइसिस हो सकती है एल्कली। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है पोजीशन नंबर 2 पर। उसके बाद आपके पास आता है ऑर्सिन और कलर रिएक्शन ये शो करता है, ठीक है, राइबोस की प्रेजेंस की वजह से। ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। आपके पास आरएनए की जो है वो 3 टाइप्स आती हैं, एक मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। जो मैसेंजर आरएनए होती है बहुत कम होती है, ट्रांसफर आरएनए ज़रा ज़्यादा होती है। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल, ठीक है। तो ये मैसेंजर आरएनए ये 5 से 10 है, उसके बाद ये 10 से 20 है, और ये कितनी है सबसे ज़्यादा 50 to 80 है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जी स्ट्रक्चर्स की तरफ। से पहले आते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के क्या करना है कि इसने जो है वो सिंथेसाइज होना होता है न्यूक्लियस के अंदर हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए के तौर पर, ठीक है। इसने किसकी फॉर्म में सिंथेसाइज होना होता है, इसने इस फॉर्म में हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए की फॉर्म में जो है सिंथेसाइज होना होता है। उसके बाद इसने जो है फंक्शनल आरएनए बना देनी है, फंक्शनल आरएनए, ठीक है। इस फंक्शनल आरएनए जो है साइटोप्लाज्म से अंदर जो है वो एंटर हो जाना है और इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि यूकेरियोट्स का जो मैसेंजर आरएनए होती है उसकी हाफ लाइफ जो होती है वो ज़्यादा होती है और ये स्टेबल होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो मैसेंजर आरएनए होता है यूकेरियोटिक, उसके अंदर जो है वो दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है 5 टर्मिनल और एक होता है 3 टर्मिनल। जो 5 टर्मिनल होता है उसके ऊपर जो है कैप अटैच होती है जिसको आप कहते हैं कि 7 मिथाइल GTP कहते हैं, ठीक है, वो अटैच होती है। और जो 3 डैश एंड है उसके ऊपर पोली A टेल अटैच होती है, ये आपने बात याद रखनी है। उसके अलावा अदर भी होती हैं टाइप्स। उसके बाद है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए आपने याद रखना है कि इसके अंदर 71 से 80 न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट आर्म्स होती हैं। उसके अलावा इसकी 20 डिफरेंट टाइप्स होती हैं, 20 अमाइनो एसिड्स की वजह से कि डिफरेंट 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनकी वजह से जो है आप इसको जो है वो 20 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद 20 टाइप्स हैं। अब आपको बताना चाहिए कि इसके अंदर जो है वो डिफरेंट 4 आर्म्स होती हैं, ठीक है, और हर आर्म जो होती है वो डिफरेंट बेस पे स्टेम के साथ अटैच होती हैं। अब आपकी बात है एक्सेप्टर आर्म। सबसे पहले एक्सेप्टर आर्म, इसने जो है वो क्या करना है कि सीक्वेंस CCA इसका होता है कवर, ठीक है। इसने जो अमाइनो एसिड को अटैच करना है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास है एंटीकोडोन आर्म, जिसने जो है वो आपके आगे किसने अटैच होना होते थे, इसने जो है वो ट्रिपलेट कोडोन की रिकॉग्निशन करवानी है, ठीक है। उसके बाद है ये एंटीकोडोन आर्म। उसके बाद है डी आर्म। डी आर्म आपने याद रखना है, डाईहाइड्रोयूरिडीन की वजह से इसको नाम दिया गया क्योंकि ये डाईहाइड्रोयूरिडीन है। उसके बाद साई का जो दिया हुआ साइन इस तरह साई C, ठीक है। थायमिडीन ये आपके पास थायमीन है, सूडोयूरिडीन है और साथ साइटोसिन है, ठीक है, ये इसकी वजह से ये आपने याद रखना। उसके बाद है वेरिएबल आर्म। वेरिएबल आर्म आपकी वो होती है जो डिफरेंट ट्रांसफर आरएनए में डिफरेंट होती है। अब इसकी वजह से आप 2 क्लासेस में आरएनए को ट्रांसफर आरएनए को डिवाइड कर देते हैं। एक आपके पास क्लास होती है टाइप 1, एक होती है 2। टाइप 1 बहुत कॉमन है, 75% तक होती है। टाइप 2 ज़रा कम होती है, 25% तक होती है। टाइप 1 आपने याद रखनी है कि इसके अंदर जो है 3 से 5 बेस पेयर होते हैं, और जो टाइप 2 है उसके अंदर आपने याद रखना है कितने बेस पेयर होते हैं, 13 से 20 तक होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहिए बेस पेयर जो होते हैं डिफरेंट आर्म्स पे कौन कौन से अटैच होते हैं। एक्सेप्टर आर्म है, उसके ऊपर आपके पास 7 बेस पेयर अटैच होंगे। उसके अलावा ये जो साई वाला हमने कहा था इसमें जो है 5 बेस पेयर होते हैं। एंटीकोडोन वाली जो है इसमें हमने कहा 5 बेस पेयर अटैच होंगे। डी आर्म वाली पर भी आपने याद रखना है 4 बेस पेयर अटैच होंगे। उसके बाद राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री करवानी होती है, मतलब प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं राइबोसोम।
ये यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं वो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक होती है 60 सब यूनिट वाली और एक होती है 40 सब यूनिट वाली, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो उसके बाद राइबोसोमल आरएनए के फंक्शन जो होते हैं राइबोसोम के अंदर इतना क्लियरली आपको इसका नहीं पता, बट इसका रोल होता है कि ये मैसेंजर आरएनए को बाइंड करता है राइबोसोम्स के साथ, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। जो मैसेंजर आरएनए ट्रैवल करके आ रहा होता है, ट्रांसफर आरएनए लेके आ रहा है, उसने इसको जो है वो किसके साथ बाइंड करना, राइबोसोम से बाइंड करने के बाद इसने क्या करवानी है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी है। ये आपका काम हो गया राइबोसोमल आरएनए का। उसके बाद इसके दो सब यूनिट थे, हमने कहा 60 और 40। उसके बाद डिफरेंट अदर टाइप्स होती हैं आरएनए की, वो भी कंसीडर में आती हैं, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास आती है कैटालिटिक आरएनए, जो कैटालिस्ट के तौर पर ऐड करते हैं आरएनए, उनको आप राइबोजाइम्स कहते हैं, ठीक है, राइबोजाइम्स। ये आपको याद रखने कि राइबोजाइम्स क्या होते हैं। उसके बाद आपको बताना चाहिए कि राइबोजाइम्स जो होते हैं राइबोन्यूक्लियसिस में कैसे चेंज होते हैं। जब राइबोजाइम्स में जो है वो प्रोटीन आ जाएगी तो इन्होंने जो है वो राइबोन्यूक्लियसिस में जो है वो चेंज हो जाना, ठीक है। उसके अलावा बस यही आपका जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बार हम डायग्राम्स वगैरह जो हैं उनको भी डिस्कस कर लें, जो हमारी डायग्राम्स रह गई हैं। ओके, अब हम देखते हैं डायग्राम। सबसे पहले आपको ये वाली जो डायग्राम नजर आ रही है डीएनए के स्ट्रक्चर की है। इसमें हमने कई दो स्ट्रैंड्स हैं जो एंटी पैरेलल हैं, 5 डैश वाला एक है, दूसरा जो है 3 डैश से स्टार्ट हो रहा है। मेजर माइनर ग्रुप्स रिप्रेजेंट किए हुए हैं। उसके बाद एडेनिन और थायमीन के दरमियान जो है वो बॉन्ड्स दिखाए हुए हैं। उसके अलावा ये आपको डिस्टेंस शो किया हुआ है 2 टर्न्स के दरमियान, और उसके अलावा ये आपको दिया हुआ डिफरेंस जो है 2 बेस पेयर्स के दरमियान ये भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ये टोटल आपको डायमीटर शो किया हुआ है 2 नैनोमीटर। उसके अलावा आपके पास जो ये वाली डायग्राम आती है ये आपको शो कर रही है कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब बेस पेयरिंग हो रही होती है। देखिए बेस पेयरिंग हो रही है और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अगर थायमीन है तो उसके कॉम्प्लीमेंट होगा एडिनिन होगा, गुआनिन है तो यहाँ जो साइटोसिन होगा उसके कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट, ठीक है। तो ये भी आपके पास रिप्रेजेंट किया हुआ। उसके अलावा आपके पास ये डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है कि एडिनिन जो है वो थायमीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, मतलब प्यूरिन जो है वो पायरमिडीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगी, प्यूरिन के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगी। उसके अलावा ये टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए जो है फंक्शन उनके बयान किए हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, ये आपके पास जो है ट्रांसफ़र आरएनए का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक आपके पास जो है वो अमाइनो एंड है, उसके एक्सेप्टर एंड है, एंटीकोडोन एंड है। उसके बाद ये आपके पास आर्म है, साई वाली आर्म है, वेरिएबल आर्म है। उसके अलावा ये डी आर्म आपके पास शो की हुई है, ठीक है। ये सारा कुछ आपको मैंने दिखा दिया था, पहले भी बता भी दिया। और उसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स ऑफ आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने याद करने हैं, इनको रटाई मारे हैं सच, ठीक है। थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।